गाइस, नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो पॉलिटी की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो जो जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी हमने कवर किया कि नेशनल डे जो है वो 26 जनवरी, रिपब्लिक डे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। अब देखिए, हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। हमारे देश का एक फंडामेंटल लॉ है ये, जो डिसाइड करता है जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी। इन तीनों चीज़ों को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों चीज़ों को बांध के रखता है कि कोई इनमें तीनों में से कोई टायरनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कोई टायरनी ना हो जाए। मतलब अपने अधिकारों का जो संविधान से बंधे हुए हैं उनको ब्रेक करके और ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, ये फंडामेंटल लॉ है ऑफ कंट्री। जो फंडामेंटल क्या करता है, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, उनको डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। प्रिंसिपल फंक्शंस वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मैंने अभी बताया 3 ऑर्गन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, विधान पालिका या विधान जो कार्यकारी है वो इसको बोलते, विधान कारिणी बोलते हैं इसको। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, जिनको हम कार्यकारिणी बोलते हैं। जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और ये तीनों को बांध के रखता है ये इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम हमारे संविधान के बारे में बात करेंगे। जो हमारा देश का संविधान है वो क्या चीज़ है, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर निहित हैं। अब देखिए, जो हमारे देश का जो संविधान है, जब हमारे देश का संविधान हमारी जो संविधान सभा थी उसने अडॉप्ट किया, वो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। लेकिन फुल ऑपरेशन में कब आया, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ का ध्यान, 2 डेट हैं, ये बहुत ध्यान रखना आपको, ये काफ़ी एग्जाम में आता है। हमारे देश का संविधान अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को सभी जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके साइन किए गए और सभी एग्री हुए कि यही हमारे देश का एक संविधान होगा। लेकिन ऑपरेशन में कब लाया गया, मतलब देश के अंदर फुल ऑपरेट कब किया गया, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको ये दोनों डेट ध्यान रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा देश का संविधान था वो ओरिजिनली जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसके अंदर 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे जिसको बोलते हैं। 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल जिनको बोलते हैं, और 8 जो थे वो शेड्यूल थे, वो ध्यान रखना है। 22, 395, 8 शेड्यूल्स, ये ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे संविधान के अंदर क्या है, जब अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट हुई, चेंजेस लेके आ रहे थे। वो अपने फ़ायदे के लिए भी कर रहे थे और कुछ इनडायरेक्टली वो इंडियन जो पीपल थे उनको भी फ़ायदा हो रहा था इन चीज़ों से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि ये वो हमारा जो संविधान है वो विश्व का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जो लिखित संविधान है सभी देशों का, उनमें सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का। अब हम जैसे जैसे अंग्रेज चेंजेस लेके आ रहे थे, वो चेंजेस किस फॉर्म में थे? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हों चाहे वो लेजिस्लेटिव चेंजेस हों। देखिए, 1807 की क्रांति होती है, उस क्रांति में क्या काफ़ी अंग्रेज़ों को धक्का लगता है कि हाँ, अब जो इंडियन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं अपने देश के प्रति, और तब जाके उन्होंने क्या किया, कुछ चेंज ज़्यादा स्टार्ट किए। लेकिन उससे पहले भी कुछ चेंज किए थे, वो ज़्यादा ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको फ़ायदे के लिए किए जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए, पहला जो एक्ट लेके आए वो इसको बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का एक्ट लेके आए थे अंग्रेज।
ठीक है। इस एक्ट के टाइम पे जब ये लेके आए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे 1773 का। अब ये चेंजेस कब लेने स्टार्ट किए आपको पता है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, ये लड़ाइयाँ होती हैं और इनमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। जैसे उनकी जीत होती है वो अब देश पे क्या करना, राज करना अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं। अब ये चेंजेस क्या थे, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। किस टाइम पे आया था ये, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, पहले 1773 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन 1773 का एक्ट जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज। 3 प्रेसिडेंसी थी, वो 3 कौन कौन सी, मैं इसको बोलता हूँ BMC, BMC, बॉम्बे, ठीक है ना, मद्रास एंड कलकत्ता। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, इनमें गवर्नर जनरल बैठा दिया गया। लेकिन पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही था पहले, इससे पहले, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस एक्ट में वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट तैयार कर दिया गया कलकत्ता के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 1773 के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविज़न्स हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट भी हुए हैं और आते भी रहते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये बेटर डिसिप्लिन लाने के लिए किया गया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया, 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, BOC बोलते हैं इसको, BOC। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कौन हेड करता था, मतलब उसका मेन हेड कौन था, मिनिस्टर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कैबिनेट का। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, याद रखना, BOC को क्या दे दी गई थी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला किसको दे दी गई थी, BOC को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, ठीक है। और उसके बाद क्या ले आ गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाए गए ऑफ कंपनी। ये कंपनी थी ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें 2 चीज़ लाए गए, BOD एंड COD। अब देखना, COD से C से क्या बन गया, अब ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये याद रखना। व्यापार, व्यापार के मामले को कौन संभालेगा, COD संभालेगा, और जो पॉलिटिकल मामले हैं वो संभालेगा BOC, ये याद रखना आप। पॉलिटिकल जो मामले हैं वो कौन संभालेगा, BOC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। उसके बाद जो है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793, इस एक्ट में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। वो धीरे धीरे क्या है, रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदे के लिए ही ये चेंज किए जा रहे थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, अब यहाँ पे आया चार्टर्ड एक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली जाती है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट हुई। ड्यूल कैसे, एक BOC एक COD, ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वि शासन जिसको बोलते हैं, द्वि शासन, मतलब BOC पॉलिटिकल को देखेंगे, COD कॉमर्स एंड ट्रेड को देखेंगे, बस अपने अपने दायरे में काम करेंगे ये। अब चार्टर्ड एक्ट की बात करते हैं, 1813 का एक्ट था। उसमें क्या है, ये जो ट्रेड मोनोपोली थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्या है ख़त्म करने को जा रहे थे। वो कैसे किया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोनोपोली कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड में, उसको वे ख़त्म करने जा रहे थे, ठीक है। अब क्या है, मोनोपोली कैसे ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ ट्रेड के अंदर पॉइंट इन्होंने रखे थे जो इनके फेवर में थे, ठीक है। अब देखिए, जो पावर थी, जो काउंसिल थी, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जो थी, उनकी पावर बढ़ा दी गई थी,
ठीक है ना। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो धर्म जो क्रिश्चियन धर्म था उसको फैलाने के लिए उनको ज़्यादा एंट्री दे दी गई और वो फ्रीली इंडिया के अंदर मूव कर सकते थे और अपने धर्म का प्रचार एंड प्रसार कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट है चार्टर्ड एक्ट 1813 में लोकल ऑटोनोमस जो बॉडी थी, जैसे आजकल जो पंचायत है, वहाँ पहले लोकल ऑटोनोमस बॉडी थी, स्वयं जो शासन करती थी, उसको एम्पावर कर दिया गया, उसको पावर दे दी गई, वो टैक्स लगा सकती है। जैसे पहले गांव में फेरी वाले टैक्स लगाते थे, वो टैक्स लगा सकती है, ठीक है। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट में 1813 में हमारा जो इतना ही था, ये 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा चार्टर्ड एक्ट है 1833 वो कवर करेंगे। ऐसे ही हम सारे वन लाइनर की फॉर्म में कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।